जय हिंद प्यारे साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करेंगे भारत यूक्रेन संबंधों के बारे में, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री जी की एक दिन की यात्रा यूक्रेन की हुई है और यूक्रेन में जाकर के वहां यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की और साथ ही रूस के हमले में मारे गए बच्चों के स्मारक को भी विजिट किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। इसी के संबंध में ये न्यूज है, विस्तार पूर्वक आपसे बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो के अंदर यूक्रेन के मानचित्र के माध्यम से भारत के पीएम की यात्रा पर विस्तृत चर्चा करते हुए हम शुरुआत से लेकर के भारत और यूक्रेन के संबंधों पर चर्चा करेंगे। यानी कि 1991 में जब यूएसएसआर टूटता है, यूएसएसआर का विघटन होता है, उसके बाद दुनिया के नक्शे पर नए 15 देश उभर कर सामने आते हैं, जिसमें से यूक्रेन एक देश है। दोस्तों, यूक्रेन भारत रशिया का ही हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि यूएसएसआर की लेगेसी जो है आज रशिया के पास है। लेकिन फिर भी ये दोनों देश, रशिया और यूक्रेन, आज लड़ रहे हैं। उसके पीछे कहीं न कहीं बहुत बड़ी मंशा काम कर रही है अमेरिकन नेतृत्व वाले गुट नेटो की, और रशिया जो कि हमेशा से साम्यवाद का समर्थक रहा है। रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन, जो कि जस्ट उसका पड़ोसी है, वहां पर नेटो का मेंबर यूक्रेन यदि बनता है तो वहां पर अमेरिकी मिसाइलें, अमेरिकी गोला बारूद, अमेरिकी सेना तैनात होगी। तो रशिया बिल्कुल नहीं चाहता कि यूक्रेन में, यानी कि उसके जस्ट पड़ोस में, अमेरिकी हथियारों की उपस्थिति देखी जाए, जिससे उसके ऊपर एक मेजर थ्रेट आए। ठीक है, तो दोस्तों आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये बैकग्राउंड इसलिए डिस्कस कर दिया क्योंकि तकरीबन 2.5-3 साल से यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा है और ये वॉर खत्म होने का अभी तक नाम नहीं ले रहा है। और प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा, जो कि अभी इसी वर्ष जुलाई में, पिछले महीने प्रधानमंत्री की रशिया यात्रा हुई थी और अब अगस्त में यूक्रेन की यात्रा हो रही है। तो इसलिए ये यात्रा कहीं न कहीं यूक्रेन और रूस के युद्ध को शांत करवाने के लिए ही हुई है और एक बैलेंस बनाया जा रहा है अमेरिका और रूस दोनों के मध्य। ठीक है, तो आइए वीडियो में कुछ करंट अफेयर्स के कंटेक्स्ट के माध्यम से शुरुआत करते हैं। न्यूज़पेपर की कटिंग हम सबसे पहले लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई गई है, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि तटस्थ नहीं भारत, हमेशा शांति के साथ। पीएम मोदी ने कहा कि भारत तटस्थ नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, भारत हमेशा से शांति के साथ रहा है। इस तस्वीर के अंदर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ भारत के प्रधानमंत्री जी कीव में मृत बच्चों को समर्पित जो स्मारक है वहां पर विजिट कर रहे थे और इस दौरान प्रधानमंत्री जो जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखते हुए, यहाँ जो सर्किल में तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री की, थोड़े भावुक भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, बच्चों का इस तरह से मृत्यु होना हमारी मानवता के लिए एक शर्मसार करने वाला विषय है, इसलिए प्रधानमंत्री जी का भावुक होना स्वाभाविक है। न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स पर बात करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ऐतिहासिक यात्रा पर यूक्रेन पहुंचे मोदी, राष्ट्रपति जेलेंस्की से हुई मुलाकात, कीव में युद्ध में मारे गए बच्चों की स्मृति में बने स्मारक में पीएम भावुक हुए, कहा शांति के लिए भारत हर संभव मदद देने को तैयार, व्यक्तिगत प्रयास भी करूंगा। दोस्तों, यूक्रेन की यात्रा पर शुक्रवार सुबह कीव पहुंचे प्रधानमंत्री ने एक बार फिर युद्धरत रूस और यूक्रेन को शांति का संदेश दिया। रूस की यात्रा के ठीक 6 हफ्ते बाद यूक्रेन पहुंचे मोदी ने वैश्विक समुदाय को संदेश दिया कि भारत 2 वर्षों से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में तटस्थ नहीं है, भारत हमेशा शांति के साथ रहा है। व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ मुलाकात के दौरान मोदी ने रूस यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत का आह्वान किया ताकि युद्ध समाप्त किया जा सके। मोदी जेलेंस्की के बीच वार्ता के बाद संयुक्त बयान जारी किया गया। इसमें भारत ने यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का आदर करने की बात भी कही है, जो कि भारत की तरफ से एक बहुत ही अच्छा स्टैंड है। दोनों देशों में दोस्तों सैन्य तकनीकी स्तर पर सहयोग पर एक संयुक्त कार्य समूह की बैठक फिर से शुरू करने की सहमति बनी है। मोदी ने स्वयं इस यात्रा को ऐतिहासिक करार दिया। पहला कारण तो यह है कि वर्ष 1991 में यूक्रेन के स्वतंत्र देश बनने के बाद से पहली बार किसी भारतीय पीएम की यूक्रेन में यात्रा हुई है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। दोस्तों, दूसरी यात्रा महत्वपूर्ण क्यों रही? क्योंकि मोदी ऐसे पहले वैश्विक नेता हैं जिन्होंने कुछ ही दिनों के अंतर में रूस के साथ
यूक्रेन की भी यात्रा की। उन्होंने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के साथ न सिर्फ द्विपक्षीय वार्ता की बल्कि उन्हें शांति का संदेश भी दिया। पोलैंड से रेल मार्ग से कीव पहुंचे पीएम मोदी का राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मौजूदा तनाव भरे माहौल के बावजूद शानदार स्वागत किया। दोनों नेताओं ने युद्ध में मारे गए बच्चों की स्मृति में निर्मित संग्रहालय का दौरा किया। वहां प्रदर्शित फिल्म को देखकर मोदी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि बच्चों की स्मृति में बने म्यूजियम को देखा, मेरा मन भर आया, दिल को गहरी चोट लगी। मुझे लगता है कि युद्ध का पहला शिकार बालक बनते हैं। यह बहुत दर्दनाक है। किसी भी सभ्य समाज में ऐसी घटनाएं स्वीकार्य नहीं है। दोस्तों, शनिवार को यूक्रेन का राष्ट्रीय दिवस है, जिस पर मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति और वहां की जनता को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से शुभकामनाएं दी। मोदी ने जेलेंस्की से पहली भेंट नवंबर 2021 में की थी, तभी उन्हें यूक्रेन को आने का निमंत्रण मिला था। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और मोदी ने कहा है तब मैं कल्पना नहीं कर सकता था ऐसे हालात में यूक्रेन की यात्रा करनी होगी। तनावपूर्ण माहौल के बावजूद दोनों देशों के रिश्तों में प्रगति हो रही है। दोस्तों, पीएम ने कहा कि यह प्रगति जो बता रही है कि हम परिपक्वता से रिश्तों पर काम कर रहे हैं। मोदी ने जेलेंस्की को भारत आने का निमंत्रण दिया और कहा कि इस संकट की घड़ी में भारत ने जितना हो सका उनकी मदद का प्रयास किया है। आपको विश्वास दिलाता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण से जिस तरह की भी जरूरत हो, इसमें कहा उन्होंने कि मानवीय दृष्टिकोण से जिस तरह की भी जरूरत होगी यूक्रेन के साथ भारत खड़ा होगा, इवन की 2 कदम आगे भी चलेगा। हम युद्धों से दूर रहें, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि हम तटस्थ रहें। हम पहले दिन से पक्षकार रहे। हमारा शांति का पक्ष है। शांति के लिए भारत हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। इसके लिए मैं व्यक्तिगत प्रयास भी करूंगा। तो ये प्रधानमंत्री की यात्रा अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है और ये पूरी कटिंग में मैंने एक न्यूज को इसलिए ही पढ़ा क्योंकि पूरी न्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ तस्वीरें आपको दिख रही होंगी जिसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच कुछ द्विपक्षीय वार्ताएं, कुछ व्यक्तिगत स्तर की बातचीत हो रही है और यहाँ पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की उपस्थिति में यूक्रेन की आर्थिक मंत्री और यहाँ पर हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब दोनों एक दूसरे के बीच हुए समझौतों पर हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जेलेंस्की के साथ पीएम चहलकदमी करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो भीष्म नाम का एक पोर्टेबल क्यूब जो है यूक्रेन को प्रदान किया है प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि युद्धक परिस्थितियों में ऐसे क्यूब जो है सेना के हवाई जहाज से युद्धक परिस्थितियों में एयर ड्रॉप किए जाते हैं और ये एक पोर्टेबल अस्पताल हुआ करते हैं। तो ये 4 की संख्या में प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की को प्रोवाइड कराया है। दोस्तों, यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की और कटिंग लगी है जिसमें भीष्म क्यूब के बारे में बात की गई है। ठीक है, मोदी ने जेलेंस्की को 4 भीष्म क्यूब प्रोवाइड कराए। युद्ध में घायल जनता के साथ ही सैनिकों को तत्काल मिलेगी चिकित्सा सहायता। दोनों देशों ने 4 समझौते पर सहमत हुए। इसमें एक समझौता स्वास्थ्य एवं ड्रग्स को लेकर के है, क्योंकि यूक्रेन की संप्रभुता का समर्थन करता है भारत। ये जेलेंस्की ने जो है अपने बयान में कहा। मोदी ने कहा कि हम महात्मा गांधी की भूमि से आए हैं जिन्होंने शांति का संदेश दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी जी वर्षों पहले चले जाने के बाद भी आज हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर इस न्यूज़पेपर की कटिंग में बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस नहीं करूंगा। आप चाहें तो आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और जिन जिन क्षेत्रों में जैसे समझौते हुए उनको जो है थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझते चलिए, जिससे आपको चीजें समझने में आसान लगे और विषय तो सारा कुछ समझ में आ ही गया होगा। मैं यहाँ पर अलग से भीष्म क्यूब के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। दोस्तों, पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा के दौरान ये तस्वीर जो है खासा महत्वपूर्ण रही और यहाँ पर 2 तस्वीर आपको दिख रही हैं। एक है 9 जुलाई की, जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन के रशिया के राष्ट्रपति से गले मिलते हुए दिख रहे हैं। वहीं जस्ट 45 दिन बाद जो है 23 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जेलेंस्की के साथ गले मिलते हुए दिख रहे हैं और आप सब जानते हैं कि रूस और यूक्रेन युद्धरत हैं इस समय। तो जो यूरोपियन मीडिया है उसने एस जयशंकर साहब से एक सवाल किया कि आखिर ये कैसा मतलब दिखावापन है प्रधानमंत्री जी का कि 9 जुलाई को आप रूस के राष्ट्रपति से गले मिलते हैं और 23 अगस्त को यूक्रेन के राष्ट्रपति से गले मिल रहे हैं। ये आपकी किस तरह की डिप्लोमेसी है। तो उसी बात का जवाब देते हुए देखिए, यहाँ पर एक ब्रिटिश पत्रकार ने एस जयशंकर से चुभता हुआ सवाल किया। उसके बाद इस सवाल के जवाब में जयशंकर जी ने क्या कहा कि दुनिया के जिस हिस्से से मैं आता हूं, वहां जब 2 व्यक्ति मिलते हैं तो वो अभिवादन इसी तरह से गले मिलकर करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि यह आपकी संस्कृति का हिस्सा है या नहीं, लेकिन हमारी यानी कि भारतीय संस्कृति का यह हिस्सा है कि किसी से मिलने पर उसको अभिवादन करने के लिए हम गले जरूर मिलते हैं। तो ये भी काफी
महत्वपूर्ण न्यूज जो है इस यात्रा के दौरान हाईलाइट हुई है। और यहाँ पर आरोग्य मैत्री यानी कि पोर्टेबल हॉस्पिटल जो भीष्म क्यूब जो है प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेन को दिया है 4 की मात्रा में, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग डिस्कस कर लेते हैं। ये कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचाया दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल। आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब इसको बोलते हैं। गिराने के लिए थल सेना वायुसेना का संयुक्त अभ्यास, पैराड्रॉप के लिए विमान C-130J सुपर हरक्यूलिस का उपयोग किया गया था। तो ये एक अलग से न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने लगाई है मुख्य रूप से भीष्म परियोजना को डिस्कस करने के लिए, जो भीष्म क्यूब जो है प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को जो है प्रोवाइड कराया है। तो यहाँ पर देख लीजिए पूरा वायुसेना थल सेना के साथ मिलकर पैराड्रॉप अभियान के तहत लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र में आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब को पहुंचाया। आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल है। रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि यह अपनी तरह का पहला सटीक पैराड्रॉप अभियान है। तो इस तरह से जो है हवा में विमान से पैराड्रॉप कराया जाता है और हॉस्पिटल पैराशूट की मदद से नीचे गिरता है। और जब नीचे गिरता है तो वो एक छोटा सा मिनी हॉस्पिटल है जिसके अंदर सारी सुविधाएं दी हुई हैं, खासकर वहां पर सर्जरी तक की सुविधाएं हैं कि इनिशियल स्टेज की जो भी मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं इस क्यूब के अंदर होती हैं। इसलिए इस को भीष्म क्यूब कहा जा रहा है और इसका पूरा नाम तो है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिट एंड मैत्री। ठीक है, तो यही जो है प्रोवाइड कराया है जेलेंस्की को प्रधानमंत्री जी ने। और बाकी इसके बारे में कुछ डिटेलिंग है, आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए, यानी कि वीडियो को रोक करके चीजें पढ़कर आगे बढ़ चलिए। दोस्तों यहाँ पर हमने इंग्लिश के न्यूज़पेपर की भी कटिंग्स लगाई हुई हैं ताकि हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले जो साथी हैं उनके लिए सुविधाजनक रहे। जैसे यहाँ पर देखिए, मोदी यूक्रेन विजिट लाइकली टू एक्सप्लोर डीपर टाइज इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में गहरे संबंधों को बनाने के लिए मोदी जी ने यूक्रेन की विजिट की है। ठीक है, ये ऐसा संभावित है, ये कह रहे हैं। ठीक है, इंडिया ऑपरेट्स अ लार्ज इन्वेंटरी ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट ऑफ यूक्रेन ओरिजिन। ठीक है, भारत बहुत सारी जो है जो मिलिट्री फैसिलिटीज होती हैं वो यूक्रेन ओरिजिन की भी यूज करता है। और एक जो विमान है 32 करके, मैं बताऊंगा आपको, AN-32 उसको भी वो यूक्रेनियन मेड है, वहां का भी हम अभी इस्तेमाल करते हैं। तो रक्षा क्षेत्र में भी ठीक ठाक हमारा और यूक्रेन का संबंध रहा है, जिसके बारे में अभी मैं चंद मिनटों में आपसे डिस्कस भी करने वाला हूँ। देखिए, इस न्यूज़पेपर की कटिंग को अगर मैं रोक करके पूरा समझाऊंगा तो वीडियो हो जाएगा थोड़ा लंबा, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और इस न्यूज़पेपर की कटिंग को अच्छे से पढ़ें ताकि उन्हें विषय से संबंधित समझ जो है गहरी हो जाए, उसके बाद वो आगे बढ़े। दोस्तों, इससे पहले जब हमने पोलैंड डिस्कस किया था, पोलैंड और इंडिया रिलेशंस, तो वहां पर हमने पोलैंड के मैप को डिस्कस किया था जिसमें मैंने बताया था कि पोलैंड जो है यूक्रेन के जस्ट पश्चिमोत्तर में पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए यूक्रेन का पश्चिमोत्तर वाला पार्ट, यहाँ पर पोलैंड, और पोलैंड की विजिट 2 दिनों की करने के बाद प्रधानमंत्री रेल मार्ग से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे थे। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये यूक्रेन है, यूक्रेन की राजधानी कीव है। ठीक है, यूक्रेन के आसपास कंट्रीज जो हैं जो स्थित है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो उत्तर में है बेलारूस, पश्चिमोत्तर में है पोलैंड, पश्चिम में है स्लोवाकिया और हंगरी, दक्षिण पश्चिम में है रोमेनिया, और दक्षिण में आपको मोल्डोवा मिलेगा। दक्षिण पश्चिम भी आप बोल सकते हैं, मोल्डोवा मिलेगा। ठीक है, और दक्षिण दक्षिण अगर आप बात करेंगे यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से की, तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये क्रीमिया पेनिनसुला है, क्रीमिया प्रायद्वीप है, जिस पर 2014 से पहले यूक्रेन का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 2014 के बाद से रशियन का कब्जा यहाँ पर हुआ है। और ये काला सागर के अंदर क्रीमिया प्रायद्वीप की उपस्थिति जो है अपने आप में काफी स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण है, जो कि इस समय ये वाला हिस्सा जो है यूक्रेन के रशिया के कंट्रोल में है। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं बगल वाला सागर का हिस्सा, ये अजोव सागर है। ठीक है, जिसमें जो है रशिया और ब्लैक सी और यूक्रेन जो है बाउंड्री शेयर करते हैं। तो आई होप आपको यूक्रेन का मैप जो है वो सही से समझ आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रशिया यूक्रेन से काफी बड़े हिस्से से टच करता है, और चूंकि 1991 से पहले जो है रशिया जो है वो USSR था। ठीक है, सोवियत संघ कहा करते थे, और सोवियत संघ का हिस्सा यूक्रेन हुआ करता था। और सोवियत यानी कि साम्यवादी विचारधारा के ही समर्थक ये सारे देश जो है हुआ करते थे, जो कि आजकल ये यहाँ से कट के जो है ये सारा हिस्सा जो है पूंजीवादी का विचारधारा का समर्थक है, जिसका सबसे बड़ा नेता कौन है दुनिया में आप सब जानते हैं, USA। ठीक है, और साम्यवादी विचारधारा का आज भी लीडर जो है रशिया बना हुआ है, लेकिन
सही तौर पर आप देखेंगे तो इस समय चाइना जो है अपने एक्सपेंशन से, अपने विकास से दुनिया को इस बात का लोहा मनवाने में कामयाब हो रहा है कि चाइना सही मायने में कम्युनिज्म का अब लीडरशिप अपने हाथ में बहुत चंद दिनों में लेने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर मैप अच्छे से समझ में आया होगा। तो 1991 से पहले तक यूक्रेन जो है ये रशिया यानी कि यूएसएसआर का ही हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, और अगर आपको रशिया यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि समझनी है तो उसके संबंध में हमने तकरीबन 4-5 वीडियोस बनाए हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया हूं। आप वहां जाकर के लिंक को जरूर चेकआउट कीजिएगा, जिससे आपको वो पूरा बैकग्राउंड समझ में आएगा कि रशिया और यूक्रेन आखिर क्यों लड़ाई कर रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 2-3 मैप आपके लिए प्रोवाइड कराए गए हैं। ये मैप रूस और यूक्रेन की वर्तमान स्थिति क्या है वो दिखाते हैं कि इस समय यूक्रेन के किन हिस्सों पर रशिया का कब्जा है। ठीक है, और क्या वस्तु स्थिति इस समय रियल टाइम में है वो इस मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसलिए ये मैप बहुत ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करके आगे बढ़ूंगा। ये मैप आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, यूक्रेन के कुछ सिटीज के नाम आप लोगों को जरूर याद रखने चाहिए। जैसे यहाँ पर कोयला उत्पादक क्षेत्र और लौह उत्पादक क्षेत्र हैं यूक्रेन के अंदर, जो कि रशिया के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, सियाप अजोव के साथ भी बाउंड्री शेयर करते हैं। ये 4 क्षेत्र आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने चाहिए। लुहांस्क है, डोनेस्क है, जेपोर्जिया है और खेरसान है। और इन तीनों की अवस्थिति को भी आप महत्वपूर्ण रूप से याद करें कि सबसे उत्तर में लुहांस्क, फिर डोनेस्क, फिर जेपोर्जिया, फिर खेरासान। ठीक है, और खेरासान की बाउंड्री जो है किससे लग रही है तो क्रीमिया प्रायद्वीप से लग रही है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर यूक्रेन के कुछ सिटीज और देखेंगे। मरियोपोल जो है सियाप अजोव के तट पर स्थित एक बड़ा ही प्यारा जो है तटवर्ती सिटी है, बहुत अच्छा है। ओडेसा भी जो है आपको ब्लैक सी के तट पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ओडेसा को भी याद रखिएगा। जपोर्जिया यहाँ पर आपको दिख रहा है, डेनिप्रो आपको दिख रहा है, खार्किव आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जो है लवीव, यहाँ भी युद्ध चल रहा है। यहाँ युद्ध चल रहा था, हालांकि अब जो है रशियन सेना यहाँ पर शायद नहीं है। ये चीज आप लोग अच्छे से यहाँ पर मैप में देख करके चीजें समझ सकते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजों से आप परिचित कराने वाला हूं। जैसे यहाँ पर देखिए, जेलेंस्की ने की थी पीएम मोदी के रूस के दौरे की आलोचना। जब जुलाई में पीएम मोदी रूस गए थे, तो यहाँ पर तस्वीर आपको दिख रही है। उस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जानते हैं क्या कहा था? देखिए यहाँ पर ये उनका बयान है। उन्होंने कहा था कि मोदी के इस दौरे से शांति प्रयासों को झटका लगा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, और रशिया को संबोधित करते कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का दुनिया के सबसे बड़े हत्यारे को गले लगाना शर्मनाक। हत्यारे मतलब यहाँ पर उन्होंने पुतिन को कहा था। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता यानी कि भारत के नेता पीएम मोदी के बारे में ये टिप्पणी जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जो है भारतीय प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के दौरान किया था। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे पीएम का यूक्रेन से पहले जो दौरा था वो पोलैंड में ही था। यहाँ पर वो जानकारी प्रोवाइड कराई गई है आपको। ठीक है, 1991 में सोवियत संघ टूटने के बाद से जो यूक्रेन का गठन हुआ, उसके बाद से लेकर के आज तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर नहीं गया था। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक बातचीत है। ठीक है, और इस पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा के बाद जो वहां के यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्होंने कहा कि अगर जो है भारत चाहे तो पुतिन को रोक सकता है। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बयान है। इसके बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारत का रशिया से किस तरह की, किस लेवल की फ्रेंडशिप है, और रशिया भी भारत की फ्रेंडशिप को इतना तवज्जो देता है कि अगर भारत कोई बात कहता है और उसमें तर्क है तो रशिया उस चीज को डिनाय नहीं करेगा, उस पर विचार अवश्य करेगा। इस गंभीरता को समझते हुए ही जेलेंस्की ने ये बात कही है। यहाँ पर देखिए कि भारत ने कब कब यूक्रेन के खिलाफ रूस का साथ दिया है, एक टाइमलाइन दी हुई है। यहाँ पर ये चीज आप देख लीजिए। जैसे कि भारत ने 2023 में अपने यहाँ हुए G20 सम्मेलन में पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद यूक्रेन को नहीं बुलाया था। यानी कि पश्चिमी देश यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं और वो चाहते थे कि यूक्रेन को G20 के समिट में भारत बुलाए, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया था। अब देखिए दूसरी बात तब हुई जब 2022 में यूएनएससी में यूक्रेनी इलाके पर रूसी कब्जे और जनमत संग्रह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश हुआ था। तो भारत ने इस वोटिंग से दूरी बना ली थी। यानी वोटिंग से दूरी बनाना, इसका मतलब है कि रशिया का जो है भारत ने यहाँ पर खुलकर समर्थन दिया था।
यहाँ पर तीसरी बार तब हुआ जब जुलाई 2024 में यूएनजीए के अंदर, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में, यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले को रोकने के लिए वोटिंग हुई थी। हालांकि भारत इससे भी दूर रहा। चौथा जो है समय तब आया जब रूस यूक्रेन की जंग की शुरुआत के बाद पश्चिमी देशों ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल खरीदना चालू रखा और उसे आगे भी बढ़ाया। तो देखिए, ये इंडिया के डिप्लोमेसी का एक पार्ट है। इंडिया हमेशा से दो देशों के बीच क्या हो रहा है उसको इग्नोर करके अपने जो इंटरेस्ट है उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश हमेशा से करता है, और शांति के पक्ष में तो भारत हमेशा से रहता ही है। देखिए, दोनों देशों के बीच वित्तीय वर्ष 2021-22 में $60 अरब का व्यापार हुआ था। भारत और रशिया के बीच की बात चल रही है, और 2030 तक ये $100 बिलियन पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। तो अभी तक इन 4 जो है मौकों पर भारत ने रशिया का ही खुलकर सपोर्ट किया है। देखिए, रूस यूक्रेन जंग पर भारत का रुख क्या रहा है, तो भारत ने हमेशा से इस जंग से दूरी बनाए रखी, तटस्थ रहा, और ये जो है किसी भी पक्ष का भारत ने समर्थन नहीं किया। भारत ने रूस यूक्रेन के मामले में हमेशा शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। जंग पर पीएम मोदी का बयान हमेशा से ये रहा है कि हम युद्ध विराम और बातचीत पर जोर दे रहे हैं, और इस युद्ध से सबको नुकसान होगा, और हम शांति के पक्ष में हमेशा से खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ मुद्दों पर बातचीत करना इंपॉर्टेंट था, जिससे आपको रूस यूक्रेन और जो है रशिया यूक्रेन के बीच भारत की क्या भूमिका हो सकती है, या भारत ने अभी तक क्या कुछ किया है, ये आपको जिससे थोड़ी सी समझ डेवलप हो पाए। भारत और यूक्रेन के संबंधों पर विस्तार पूर्वक बातचीत कर लेते हैं। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम शुरुआत से, यानी कि सोवियत संघ के विघटन से लेकर के आज तक रूस के और भारत और यूक्रेन के संबंध कैसे रहे हैं उस पर बातचीत करना जरूरी है। तो आइए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से बातचीत शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज थोड़ा सा गला खराब होने की वजह से बीच बीच में खांसी आ रही थी, सर्दी है मुझे, इसके बावजूद भी मैंने वीडियो आप सबकी सुविधा के लिए रिकॉर्ड करना जरूरी समझा, क्योंकि वैसे भी 2 दिन लेट हो चुका है। 24 को ये मुझे न्यूज आप लोगों को डिस्कस कर देनी थी, लेकिन मैं आज 25 को डिस्कस कर रहा हूँ, तो पहले ही लेट हो चुका है। तो खैर, तबीयत तो आनी जानी वाली चीज है, लेकिन यहाँ पर आपकी तैयारी के लिए जरूरी है कि सही न्यूज सही समय पर आप तक पहुंचे। तो आइए यहाँ पृष्ठभूमि से बातचीत की शुरुआत करते हैं। देखिए, 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है, उसके बाद यूक्रेन स्वतंत्र होता है। फिर भारत ने तुरंत उसे मान्यता दे दी एक देश के रूप में। भारत यूक्रेन के बीच राजनयिक संबंध औपचारिक रूप से 17 जनवरी 1992 को ही स्थापित हो गए थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि यूक्रेन कहाँ से निकल करके आज कहाँ तक पहुंचा। दोस्तों, यूक्रेन की स्वतंत्रता के बाद यूक्रेन ने सोवियत संघ से विरासत में मिले रक्षा उपकरणों और तकनीकी ज्ञान का उपयोग करते हुए भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया। भारत और यूक्रेन के बीच रक्षा खरीद, विशेषकर सैन्य हार्डवेयर एवं इसके लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है भारत का जो है यूक्रेन हमेशा से। भारत और यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे का समर्थन भी किया, हालांकि कुछ मुद्दों पर इनके मतभेद भी रहे, खासकर रशिया को लेकर के। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष ने भारत और यूक्रेन के संबंधों को जरूर प्रभावित किया है। भारत ने संघर्ष में किसी भी पक्ष का खुले तौर पर समर्थन नहीं किया, हालांकि विवादों को शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से सुलझाने का ही समर्थन हमेशा से भारत ने किया हुआ है। दोस्तों, भारत और रूस के बीच अगर व्यापारिक संबंधों की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से कृषि उत्पादों, रसायनों, फार्मास्यूटिकल, मशीनरी और रक्षा उपकरणों पर आधारित है। दोस्तों, भारत यूक्रेन से बड़ी मात्रा में सूरजमुखी तेल और कृषि उत्पाद का आयात करता है। तो सूरजमुखी तेल हमारे आयात में मुख्य है, जो कि हम यूक्रेन से करते हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच निवेश भी अपेक्षाकृत थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन तकनीकी और आईटी क्षेत्र में भी सहयोग की संभावनाएं इनमें बढ़ रही हैं। दोस्तों, भारत ने यूक्रेन से AN-32 विमानों की खरीद की है, और भारतीय वायुसेना के कई विमानों के अपग्रेडेशन के लिए भी यूक्रेन की तकनीकी सहायता ली जाती है। तो इसी विमान की बात हम कर रहे थे, जो यूक्रेन से भारत ने खरीदा हुआ है। दोस्तों, यूक्रेन के रक्षा उद्योग की क्षमताओं के कारण दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के भी कई अवसर सामने आए हैं। यूक्रेन बड़ी संख्या में भारतीय छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। आपने जो है टीवी या न्यूज़पेपर के अंदर जरूर देखा होगा कि जैसे ही रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, भारी मात्रा में भारतीय छात्र जो यूक्रेन में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, उनको इवैक्यूएशन के लिए अभियान लॉन्च किया था भारत सरकार ने। तो वो कौन सा अभियान के तहत भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय बच्चों को, छात्रों को निकाला था, वो अभियान, वो ऑपरेशन के बारे में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। दोस्तों, यह जो क्षेत्र है भारत और यूक्रेन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। दोस्तों, यहाँ पर दोनों देशों के बीच अगर सांस्कृतिक आदान प्रदान की बात करेंगे तो थोड़ा सीमित ही रहा है, लेकिन शैक्षिक लोगों के बीच संपर्कों ने संबंधों को काफी बढ़ावा दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध ने दोस्तों भारत की रणनीतिक गणना को काफी प्रभावित किया है। भारत ने रूस के साथ अपने पुराने संबंधों को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन में हो रहे संघर्ष से संतुलित दृष्टिकोण रखा है।
भारत ने यूक्रेन में रह रहे अपने नागरिकों, विशेषकर छात्रों की सुरक्षा के लिए कूटनीतिक कदम उठाया और मानवीय सहायता भी प्रदान की। भारत और यूक्रेन के बीच संबंधों का भविष्य वैश्विक राजनीति के बदलते समीकरणों और दोनों देशों के बीच आंतरिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्यों पर निर्भर करेगा। यानी कि अब युद्ध जब समाप्त होगा यूक्रेन और रूस का, उसके बाद संबंधों की संकल्पना फिर से तय की जाएगी। साथ ही दोस्तों, साइबर सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा तथा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की संभावना है दोनों देशों के बीच। और भारत और यूक्रेन के बीच कई चुनौतियां और अवसरों के अवसर भी विकसित हो रहे हैं। अब देखिए, जब तक यूक्रेन और रूस युद्ध खत्म नहीं होता है, तब तक कुछ निश्चित तौर पर एक्सपेक्ट कर पाना जो है मुश्किल है। लेकिन निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री की जो यूक्रेन यात्रा रही है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है और भारत के बारे में दुनिया के दृष्टिकोण को परिवर्तित जरूर करती है। दुनिया जो सोचती है कि रशिया के पक्ष में हम ज्यादा झुके रहते हैं, लेकिन हम जो है हमेशा से मानवता के पक्ष में झुके हुए हैं, किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में नहीं रहते हैं। ठीक है। शांति और सत्य और अहिंसा का संदेश हमारे गांधी बापू ने पहले ही दिया, तो इसलिए हम दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध देते हैं। इसलिए ये यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक रही है। इस यात्रा से और क्या समझ में आया आपको? अगर कुछ कोई सवाल जवाब आपको करना है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर प्रोवाइड करा सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।